और द्रव के संघनित होने की गति धीमी होती गई। साधना के लिए अधिक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा वाला स्थान खोजना आवश्यक था। हमें यथाशीघ्र एक आत्मा सभा समूह स्थापित करने की आवश्यकता है। कीमियागर अमृत को परिष्कृत करते थे। आत्मारूढ़ स्वामी ताबीज और मंत्र लिखते थे, जिनका उपयोग हथियार बनाने में भी किया जाता था। एक और पेशा था एरे मास्टर। कांगड़ा शहर के 4 प्रमुख परिवारों में आरती परिवार अपनी संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध था। उन्हें संरचनाओं की गहरी समझ थी और वे चारों परिवारों में प्रथम स्थान पर थे। 4 प्रमुख परिवार थे: जैन परिवार, त्रिवेदी परिवार, आरती परिवार और पांचाल परिवार। जैन परिवार एक नया उभरता हुआ कुलीन परिवार था, जो कुछ दशक पहले ही प्रमुखता से उभरा था और जिसकी आबादी कम थी। दूसरी ओर ये तीनों परिवार स्थापित परिवार थे, जिनके कई अनुयायी और व्यवसाय पूरे महान पथ राजवंश में फैले हुए थे। त्रिवेदी परिवार मुख्यतः वेश्यालय और जुए के अड्डे चलाता था। हाल के वर्षों में उन्होंने हथियार उद्योग में कदम रखा था और जैन परिवार का बाजार हिस्सा हथियाने की कोशिश कर रहे थे। किसी परिवार के लिए दीर्घकालिक विकास के लिए एक ही उद्योग निश्चित रूप से व्यवहार्य रास्ता नहीं था। कार्तिक की याद में सिर्फ पांचाल परिवार ही खास था। वे एक पशुपालन करने वाला परिवार थे, जिनके पास पशुपालन के अनोखे हुनर थे। उन्होंने एक बार चौथे दर्जे के राक्षस जानवर को वश में करके महान पथ राजवंश में अपना नाम कमाया था। चौथे दर्जे के राक्षसी जानवर मनुष्यों में मौजूद मज्जा शोधन क्षेत्र के बराबर थे और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। पांचाल परिवार का व्यवसाय मुख्यतः पशुपालन, फार्म और युद्ध के मैदान थे। हर परिवार की अपनी नींव होती थी और वे एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते थे। हालांकि त्रिवेदी परिवार की हरकतों ने कांगड़ा शहर की दशकों पुरानी शांति को भंग कर दिया था और एक अंतर्धारा चुपचाप पनप रही थी। अंततः सच्ची ऊर्जा का बढ़ना बंद हो गया और ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर अर्जित क्षेत्र के 6ठे स्तर से होकर बह निकली, मानो एक सुस्त धमाका हो जिसने बलपूर्वक इस द्वार को खोल दिया हो। एक साधारण व्यक्ति के लिए हर सफलता एक सावधानी भरी सफलता होती थी, लेकिन कार्तिक के लिए नहीं। उसने सबसे हिंसक तरीका अपनाया। एक रहस्यमयी द्रव ने उसके भौतिक शरीर को रूपांतरित किया था, जिससे वह असाधारण बन गया था। अब उसे अपने भौतिक शरीर के नष्ट होने की चिंता नहीं थी। सूर्यास्त से लेकर शाम तक आकाश धीरे धीरे काला होता गया और कार्तिक ने कपड़े पहन लिए। हुश हुश हुश। उसने बुनियादी मुक्का तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए लगातार मुक्का मारा। उसके दिमाग में मुक्का मारने की कई बेहतरीन तकनीकें थीं, लेकिन उसने उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया। इस समय उसका सबसे जरूरी काम बुनियादी मुक्का तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने भौतिक शरीर को संयमित करना और अर्जित क्षेत्र के अपने 6ठे स्तर को स्थिर करना था। सरल और स्पष्ट, बिना किसी दिखावटी चाल के प्रत्येक मुक्का शक्तिशाली और बलशाली होता, जिससे हवा सभी दिशाओं में उछलती और उड़ती थी। उसके हर कदम के साथ जमीन पर पड़े पत्ते सिकुड़कर उसके शरीर के साथ नाचने लगते थे। अगर कोई उस समय वहां से गुजरता तो वह जरूर हैरान और आश्चर्यचकित हो जाता, क्योंकि यह एक सहज भावना थी। केवल जन्मजात आत्मा को समझकर ही कोई स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को क्रियान्वित कर सकता था। हर मुक्का, हर चाल पानी की तरह बहती थी, बिल्कुल स्वाभाविक। आखिरी मुक्के के साथ हवा से अचानक ध्वनि का एक विस्फोट हुआ। यह हवा के तेजी से संकुचित होने की ध्वनि थी, एक ऐसी ध्वनि जो तभी उत्पन्न हो सकती थी जब गति और शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित हो। यह बहुत अच्छा लगता है। वह पसीने से लथपथ, मुट्ठियां भींचे खड़ा रहा। कपड़े बदले बिना ही उसने अपनी छोटी तलवार निकाली और तलवारबाजी का अभ्यास जारी रखा। उसके वार की गति पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई थी और उसकी सटीकता भी बेहतर हो गई थी। लगभग हर वार निशाने पर लग रहा था। अब वह ब्लड रेनबो ब्लेड तकनीक का अभ्यास शुरू कर सकता था। युवा मालिक ने आपको भोजन पर बुलाया है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अंधेरा हो गया और गेट के बाहर से बटलर की आवाज गूंजी, जो उसे भोजन के लिए बुला रहा था। ठीक है, मैं अपने कपड़े बदलने के बाद वहां पहुंच जाऊंगा।
जल्दी से नहाने और लगातार अभ्यास करने के बाद उसके शरीर से काफी गंदगी निकल गई थी। खुद को साफ करने के बाद उसने साफ कपड़े पहने और अंदर वाले हॉल की ओर चल दिया। बहुत समय हो गया था जब पूरे परिवार ने साथ में खाना खाया था। ससुर, सास और मानसी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आज जो हुआ उससे उसकी सास का उसके प्रति रवैया काफी बदल गया। वह उठी और कार्तिक को चावल परोसा। धन्यवाद सासू मां। कार्तिक बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति था और जब भी वह अतीत में भोजन करने आता था तो उसे अक्सर उसकी सास द्वारा डांटा जाता था। मानसी ने अपना कटोरा उठाया। उसकी खाने की मुद्रा बहुत ही सुंदर थी। उसने एक मोटा लेकिन चिकना न लगने वाला चेरी का टुकड़ा उठाया और उसे मुंह में डालकर हल्की सी चबाने की आवाज निकाली। आमतौर पर जब भी कार्तिक रात के खाने के लिए आता, वह जल्दी खाना खत्म करके चली जाती और दोनों एक दूसरे को कम ही देखते थे। यह पहली बार था जब उन्होंने एक ही मेज पर भोजन किया था। कार्तिक, ये पांचाल परिवार की ओर से निमंत्रण है। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत व्यस्त रहा हूं और जाने का समय नहीं मिला। तुम और मानसी कल मेरे लिए जा सकते हो। जयंत ने एक निमंत्रण पत्र निकाला और कार्तिक के सामने रख दिया। हाल ही में परिवार में बहुत सी घटनाएं घटी थीं। उस्ताद कारीगर को त्रिवेदी परिवार ने लूट लिया था और हथियार बनाने वाली कार्यशाला लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। वह हर दिन व्यस्त रहता था और उसके पास कार्तिक को इस अनावश्यक भोज में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पांचाल परिवार से निमंत्रण। कार्तिक ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। पांचाल परिवार और जैन परिवार के बीच बहुत कम ही संपर्क होता था, इसलिए अचानक निमंत्रण पाकर वह थोड़ा हैरान हुआ। बात यह है कि पांचाल परिवार ने हाल ही में राक्षसी जानवरों का एक नया समूह पेश किया है और 100 दानव सभा का आयोजन किया है, जिसमें कांगड़ा शहर के विभिन्न परिवारों के कुलपतियों और कुछ युवा प्रतिभाओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैंने सुना है कि राजधानी शहर से भी लोग आ रहे हैं। अगर हमारा जैन परिवार विकसित होना चाहता है तो हमें पांचाल परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। आपको बस देखने और सुनने की जरूरत है। जयंत ने संक्षेप में बताया कि पांचाल परिवार जानवरों को वश में करने वाले अखाड़े और जानवरों से लड़ने वाले अखाड़े से अपनी जीविका चलाता था। हर बार जब वे कोई नया राक्षस लाते थे तो जानवरों से लड़ने वाले अखाड़े की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक बड़े पैमाने पर सभा आयोजित करते थे। जयंत के अनुसार वे दोनों केवल औपचारिकताएं निभा रहे थे, पांचाल परिवार को पहचान दे रहे थे तथा बाहरी दुनिया को बेहतर तरीके से जान रहे थे। कार्तिक ने अपना सिर उठाया जैसे ही मानसी ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी। दोनों की नजरें मिली, फिर जल्दी से नजरें फेर लीं और किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। ससुर जी अपना फैसला कर चुके थे और मना करने में बहुत देर हो चुकी थी। गोलियों को पिल ट्रेजर पैवेलियन पहुंचाने की समय सीमा में अभी 3 दिन बाकी थे, इसलिए स्वर्गीय आत्मा की गोली को परिष्कृत करने के लिए अभी भी समय था। उन्हें पहले 100 दानव सभा में जाना चाहिए क्योंकि कार्तिक भी उसे देखना चाहता था। सच्चे मार्शल महाद्वीप की कई चीजें अभी भी उसके लिए अपरिचित थीं। अगर वह इस दुनिया में घुलना मिलना चाहता था तो उसे पहले इसे समझना जरूरी था। ससुर जी, सास जी, मैं खाना खाकर अभी वापस जा रहा हूं। जल्दी से अपना खाना खत्म करने के बाद कार्तिक खड़ा हुआ, उन दोनों को प्रणाम किया और जाने के लिए मुड़ा। पिताजी, लगता है उस रात के बाद से वह बदल गया है। कार्तिक के बहुत दूर चले जाने के बाद मानसी ने अचानक बात की। मैं ठीक से तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है कि वो बदल गया है। वो ज्यादा शांत हो गया है और उसकी आंखें ज्यादा समझदार हो गई हैं। खासकर उसकी आंखें जो 2 तारों की तरह हैं, अपने अंदर ढेर सारी कहानियां समेटे हुए हैं। मुझे यह भी एहसास हुआ है कि लोगों को परिपक्व होना ही पड़ता है। वह भाई कश्यप का वंशज है और वह हमेशा बेकार नहीं रह सकता। जयंत ने इसका कारण उसके बड़े होने को बताया और तीनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। आंगन में वापस आकर उसके पास आराम करने का समय नहीं था। हर पल उसके लिए कीमती था। उसने आग जलाई और स्वर्गीय आत्मा की गोली को शुद्ध करना शुरू कर दिया। आत्मा पत्थर
मुझे बहुत सारे आत्मा पत्थरों की आवश्यकता है। आत्मा एकत्रित करने वाली सरणी स्थापित करने के लिए केवल आत्मा पत्थरों का उपयोग किया जा सकता है। स्प्रिट स्टोन एक प्रकार का प्राकृतिक पत्थर था जो जमीन के नीचे उगता था और इसमें प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी। मार्शल आर्टिस्ट स्प्रिट स्टोन के बिना साधना नहीं कर सकते थे। एक स्प्रिट स्टोन एक सामान्य व्यक्ति के लिए 10 दिनों से लेकर 1 महीने तक की साधना के बराबर हो सकता था। ज्यादातर स्प्रिट स्टोन खदानें बड़े संप्रदायों या ताकतवर ताकतों के नियंत्रण में थीं और आम लोगों की उन तक पहुंच नहीं थी। एक स्प्रिट स्टोन की कीमत 1,000 सोने के सिक्कों जितनी हो सकती थी और यहां तक कि जैन परिवार भी हर महीने सीमित संख्या में ही खरीद पाता था। एक रात में 100 से अधिक स्वर्गीय आत्मा गोलियों को परिष्कृत किया गया। वह भोर तक नहीं रुका। उसने एक स्वर्गीय आत्मा की गोली निगल ली, आदिम स्वर्ग भक्षण तकनीक को सक्रिय कर दिया और उसकी सारी थकान गायब हो गई, जिससे वह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करने लगा। नाश्ता बटलर लेकर आया। खाने के बाद वे भोज से 1 घंटा पहले हॉल में इंतजार करते रहे। लगभग 1 कप चाय पीने जितना इंतजार करने के बाद मानसी एक लंबी नीली पोशाक पहने पर्दे के पीछे से बाहर निकली। उसने सबसे आदिम बुनाई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 2 जीवंत फीनिक्स की कढ़ाई की थी, जिससे वह पंख फैलाकर उड़ने वाली फीनिक्स जैसी लग रही थी। लंबी ड्रेस के नीचे उसका खूबसूरत फिगर पूरी तरह से उभर आया था, जिससे उसके आकर्षक उभार साफ दिखाई दे रहे थे। आगे की तरफ स्तन और पीछे की तरफ नितंबों के साथ उसके शरीर के किसी भी हिस्से में जरा भी अतिरिक्त चर्बी नहीं थी। वो वाकई एक कलाकृति थी। उसकी त्वचा जमी हुई मलाई जैसी थी और उसके लंबे काले बाल झरने की तरह बह रहे थे, हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। उसके होंठ थोड़े से खुले हुए थे, जिससे उसके मोती जैसे सफेद दांत दिखाई दे रहे थे। आज का पहनावा उनकी सामान्य शैली से अलग था। वह पानी से निकलते हुए कमल की तरह दिख रही थीं, जो अंतहीन आकर्षण बिखेर रहा था। दुष्ट! कार्तिक ने अपना सिर घुमाते हुए मन ही मन बुदबुदाया। ऐसी प्रतिभा को बाहर निकालना अच्छी बात थी या बुरी? इस बार उसने अपना चेहरा घूंघट से नहीं ढकना चाहा। चूंकि जैन परिवार भोज का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसलिए उन्हें पांचाल परिवार को पूरा चेहरा दिखाना पड़ा। दोनों एक साथ जैन परिवार के घर से बाहर निकले और अनगिनत नौकरों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह युवती परी जैसी खूबसूरत थी और सभी नौकरों की नजरों में भी वह परी जैसी ही थी। वे तैयार गाड़ी में बैठ गए, जो अंदर से काफी बड़ी थी। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे के सामने बैठ गए। आप पांचाल परिवार के बारे में कितना जानते हैं? कार्तिक ने चुप्पी तोड़ी। 100 दानवों का जमावड़ा उतना सरल नहीं था जितना सतह पर दिखाई देता। 100 साल पहले पांचाल परिवार का मुखिया रातों रात एक भिखारी से एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। उसने एक रहस्यमयी पशुपालन तकनीक सीखी और मार्शल कलाकारों के लिए प्रशिक्षण का मैदान बनाने के लिए एक युद्ध क्षेत्र बनवाया। राजधानी शहर से कई प्रतिभाशाली लोग उसे देखने आए। वर्तमान मुखिया भारत पंचाल एक शक्तिशाली और निर्दयी व्यक्ति है। उसने एक 4थे दर्जे के राक्षस पशु को वश में किया और पूरे महान पथ राजवंश में प्रसिद्ध हो गया। मानसी ने धीरे धीरे बताया कि उसे कांगड़ा शहर के सभी परिवारों की जानकारी बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ गई थी। जानवरों को काबू करने की तकनीक यह दिलचस्प है। अमरलोक में उसके पिछले जन्म में सचमुच जानवरों को वश में करने वाले हॉल जैसा एक संप्रदाय था, जिसके पास जानवरों को वश में करने का अनोखा हुनर था। संयोगवश उसकी पशु वशीकरण संप्रदाय के नेता से बातचीत हुई और उसने उनसे पशु वशीकरण के बारे में बहुत कुछ सीखा। अंततः उसे पता चला कि तथाकथित पशु वशीकरण तकनीक राक्षसी पशुओं की कुछ आदतों में महारत हासिल करने और फिर उन्हें प्रशिक्षित करने के अलावा और कुछ नहीं है। सच्चे पशुपालन कौशल में न केवल राक्षस जाति की आदतों में निपुणता प्राप्त करना शामिल था, बल्कि उनकी भाषा को समझना भी शामिल था। यही पशुपालन का सच्चा तरीका था। राक्षसी जानवर कई प्रकार के होते थे। कुछ राक्षसी जानवर अत्यंत बुद्धिमान होते थे और एक निश्चित स्तर तक साधना करने के बाद मानव रूप धारण कर सकते थे और मानव भाषा बोल सकते थे।
उनमें से ज्यादातर निम्न स्तर के राक्षसी जानवर थे, जिनकी बुद्धि इंसानों से कहीं कम थी। उन्हें वश में करने का सबसे अच्छा तरीका था उनकी आदतों को समझना और उनकी कमजोरियों का पता लगाना, ताकि वे आज्ञाकारी होकर आदेशों का पालन करें। बेशक मानसी को ये बातें नहीं बताई गई थीं। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इस बार 100 दानवों का सम्मेलन पांचाल परिवार के सबसे बड़े अखाड़े में होने वाला था। सूर्यास्त पर्वत श्रृंखला द्वारा समर्थित दर्जनों मील के क्षेत्र पर कब्जा करते हुए इसमें 4 द्वार थे, जिनमें से एक राक्षसी जानवरों के लिए आरक्षित था, जबकि अन्य 3 द्वारों से स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास किया जा सकता था। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी पूर्वी गेट पर रुकी। दोनों गाड़ी से उतरे, अपने निमंत्रण पत्र निकाले और पांचाल परिवार के पहरेदारों ने उन्हें गर्मजोशी से अंदर ले लिया। एक लंबे ढके हुए पुल से गुजरने के बाद अंदर का स्थान अचानक फैल जाता और दोनों तरफ के खंभे सबसे आदिम नीले पत्थर से उकेरे गए थे, जो प्राचीन और खराब दिखते थे। ढके हुए पुल के नीचे अखाड़े थे। जमीन पर अभी भी खून के धब्बे थे और बदबू उठ रही थी। ढके हुए पुल को पार करने के बाद दृश्य अचानक खुल जाता, जो एक दृश्य क्षेत्र की ओर ले जाता, जो हजारों वर्ग मीटर में फैला हुआ था और कई खंडों में विभाजित था। यह 3 स्तरों में विभाजित था और क्षेत्र आकार में भी भिन्न थे। साधारण लोग पश्चिमी द्वार से प्रवेश करते थे, कुछ छोटे परिवार उत्तरी द्वार से प्रवेश करते थे और 4 बड़े परिवार और महान प्रतिभाएं पूर्वी द्वार से प्रवेश करती थीं। वहां एक सख्त पदानुक्रम था, जिसमें पूर्वी क्षेत्र सबसे छोटा था, जिसमें लगभग 1000 लोगों को समायोजित करने की क्षमता थी और वहां मेजें बड़े करीने से सजाई गई थीं। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, वहां शोरगुल मच गया। बहुत से लोग पहले ही आ चुके थे और जैसे ही वे अंदर गए, बहुत सी निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। मिस जैन, युवा मास्टर कार्तिक, कृपया अंदर आइए। पांचाल परिवार के शिष्य बाहर आए और उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उन्हें अंदर बुलाया। नगर स्वामी के अलावा 4 प्रमुख परिवार कांगड़ा शहर के सर्वोच्च पदों का प्रतिनिधित्व करते थे। आज कुछ अजीब था। 4 प्रमुख परिवारों की सीटों से भी ऊपर कई मेजें लगी हुई थीं, जो स्पष्ट रूप से विशिष्ट अतिथियों के लिए सजाई गई थीं। कई युवा प्रतिभाएं धीरे धीरे बातें कर रही थीं। धन्यवाद, मानसी ने धीरे से कहा। उसके चेरी जैसे होंठ और मोती जैसे दांत एक सुगंधित सुगंध छोड़ रहे थे, जिसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। क्या वह जैन परिवार की बेटी नहीं है? वह भी यहां क्यों है? भीड़ में एक अजीब सी लहर दौड़ गई और अनगिनत आंखें उनकी ओर मुड़ गईं, जो जैन परिवार की बेटी की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थीं। यहां तक कि सामान्य क्षेत्र भी भयभीत हो गए तथा आश्चर्य की आवाजें उठती और घटती रहीं। अचानक हुए शोरगुल से मेज के शीर्ष पर बैठे प्रतिभाशाली युवकों के समूह की बातचीत बाधित हो गई और वे सभी उनकी ओर देखने लगे। बीच में बैठे युवक ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उन्हें मानसी के चेहरे पर गड़ा दिया। उसकी आंखों में एक गहरा अधिकार भाव झलका, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गया। यह महिला कौन है? युवक की सांसें तेज हो गईं। राजधानी में जन्मे होने के कारण उसने अनगिनत सुंदरियां देखी थीं, लेकिन उसके सामने खड़ी स्त्री में दुनिया की सारी खूबसूरती समाई हुई थी और वह एक भी दोष से रहित पूर्ण थी। युवा मास्टर सार्थक को सूचित करते हुए, इस महिला का नाम मानसी है, जो कांगड़ा शहर के जैन परिवार की बेटी है। कुछ ही दिन पहले उसने एक निकम्मे आदमी से शादी की है। हालांकि मैंने सुना है कि वह अभी भी कुंवारी है। दाईं ओर का युवक तुरंत खड़ा हो गया। उसका चेहरा विनम्रता से भरा हुआ था और उसने मानसी की जानकारी विस्तार से बताई। बोलने वाले युवक का नाम कपिल था, जो त्रिवेदी परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और आमंत्रित लोगों में से एक था। अजीब बात यह थी कि इस बार 4 परिवारों के मुखियाओं में से कोई भी नहीं आया, मानो यह भोज खास तौर पर युवाओं के लिए आयोजित किया गया हो। मुझे लगता है मैंने राजधानी की इस महिला के बारे में सुना है। कहा जाता है कि वह राजधानी की सबसे खूबसूरत महिला है। मुझे आज उसे देखने की उम्मीद नहीं थी।
वह किंवदंतियों से भी ज्यादा खूबसूरत है। युवा मास्टर सार्थक ने सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ऐसी अद्वितीय सुंदरता राजधानी तक पहुंच गई थी। इतनी खूबसूरत औरत की शादी एक निकम्मे आदमी से हुई है। यह बहुत बड़ी बर्बादी है। सिर्फ हमारे युवा मालिक सार्थक ही ऐसी नाजुक सुंदरता के लायक हैं। बाईं ओर वाला युवक भी खड़ा हो गया। उसका चेहरा भी उतना ही विनम्र था। यह व्यक्ति श्लोक था, पांचाल परिवार की युवा पीढ़ी में एक उभरता हुआ सितारा। वह काफी शक्तिशाली था और कहा जाता था कि उसने जन्मजात आत्मा को पहले ही समझ लिया था। यह एक अनजाने में की गई प्रशंसा थी, जिससे यंग मास्टर सार्थक बहुत प्रसन्न हुए और उनके होठों पर मुस्कान आ गई। कार्तिक और मानसी साथ बैठ गए। उनके सामने आरती परिवार के लिए आरक्षित एक खाली मेज थी। पांचाल परिवार की मेज बाईं ओर थी, आरती परिवार की मेज उनके सामने थी और त्रिवेदी परिवार की मेज दाईं ओर थी। चार प्रमुख परिवारों में जैन परिवार सबसे नीचे था, जैसा कि मेजों और कुर्सियों की व्यवस्था से देखा जा सकता था। चारों ओर से आती तीखी निगाहों को देखकर मानसी ने थोड़ी नाराजगी जरूर दिखाई, लेकिन खुद को रोक लिया। उसके पिता ने उसे ज्यादा सुनने, ज्यादा ध्यान से देखने और ज्यादा न बोलने की सलाह दी थी। कार्तिक के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अंदर आते ही उसकी नजरें चारों ओर घूम गईं और सबके चेहरों पर टिक गईं। युवा मास्टर सार्थक, क्या मैं जाकर मिस जैन को आमंत्रित करूं? श्लोक ने चापलूसी भरे लहजे में कहा कि जिनेश परिवार राजधानी शहर में प्रसिद्ध है और कांगड़ा शहर में उनके जैसे किसी भी छोटे परिवार से कहीं अधिक प्रसिद्ध है। युवा मास्टर सार्थक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक पल सोचने के बाद वह खड़े हो गए। उन्होंने महसूस किया कि यदि वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करें तो यह अधिक विश्वसनीय होगा। वे तीनों एक साथ खड़े हो गए। श्लोक और बाकी दो लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े। वे सीढ़ियां चढ़कर मानसी के पास पहुंचे। कार्तिक की बात तो वे पहले ही अनसुनी कर चुके थे। मैं सार्थक हूं, राजधानी में जिनेश परिवार का प्रत्यक्ष वंशज। मैं मिस जैन को नमस्कार करता हूं। एक परिष्कृत सज्जन के व्यवहार के साथ सार्थक ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा इस बात पर जोर दिया कि वह राजधानी में जिनेश परिवार के प्रत्यक्ष वंशज थे। एक ऐसी स्थिति जो बहुत कुछ कहती थी। उन दोनों का उपनाम एक जैसा था। जैन परिवार का कांगड़ा शहर में कुछ रुतबा था, लेकिन राजधानी में उन्हें चींटी भी नहीं माना जाएगा। दूसरी ओर जिनेश परिवार के पास एक अस्थि शोधन क्षेत्र विशेषज्ञ था। मानसी ने सिर हिलाया, जिसे अभिवादन माना गया, और उसने ज्यादा आश्चर्य नहीं जताया। उसने राजधानी शहर में रहने वाले जिनेश परिवार के बारे में सुना था। वे बहुत शक्तिशाली थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस जैन मुझे उस मेज पर अपने साथ आने का सम्मान देंगी। वहां से नजारा बहुत अच्छा दिखता है। फिर उसने अपनी मेज की ओर इशारा किया। सार्थक सही था। उसकी मेज से पूरे अखाड़े का नजारा सबसे अच्छा दिख रहा था, जबकि जैन परिवार की मेज से सिर्फ आधा अखाड़ा ही दिख रहा था। कोई जरूरत नहीं। आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद, युवा मास्टर सार्थक। मैं बस यहीं बैठूंगी। मानसी ने अपने होंठ काटे और साफ मना कर दिया। उसे सार्थक की बेबाक निगाहें नापसंद थीं। वो बहुत ज्यादा अधिकार जताने वाला था। मिस जैन, यंग मास्टर सार्थक ने आपके जैन परिवार के सम्मान में आपको आमंत्रित किया है। कृतज्ञ मत बनिए। कपिल अचानक बोल पड़ा। त्रिवेदी परिवार और जैन परिवार पहले ही रिश्ते तोड़ चुके थे और अब उन्हें कोई परवाह नहीं थी। जिनेश परिवार की चापलूसी करके त्रिवेदी परिवार अब कांगड़ा शहर में बेरोकटोक राज कर सकेगा। ये शब्द काफी कठोर थे। यह उनके रुतबे का इस्तेमाल करके उन्हें डराने और सार्थक का अपमान करने की एक स्पष्ट कोशिश थी, जो जैन परिवार के मुंह पर तमाचा मारने के समान था। जैन परिवार भविष्य में कांगड़ा शहर में पैर जमाने के बारे में भूल सकता था। कपिल चालाक था। एक ही तीर से दो निशाने साध रहा था। उसने न केवल सार्थक का पक्ष लिया, बल्कि उसने जैन परिवार पर हमला करने का भी अवसर लिया, जिसे अत्यंत क्रूर कहा जा सकता है। ये आवारा कुत्ता कहां से आ गया? ऐसे भौंक भौंक कर। अचानक एक आवाज ने उन्हें बीच में टोका। सबको हैरानी हुई जब कार्तिक, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा और कपिल को आवारा कुत्ता कहकर अपमानित किया। मानसी केवल नाम के लिए उसकी पत्नी थी,
जिससे उसने विवाह किया था, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने अभी तक अपना विवाह पूरा नहीं किया था। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के लिए उसके पति के सामने खड़ा नहीं होता तो वह न केवल बेकार कायर है बल्कि अयोग्य भी है। तुम कूड़े के टुकड़े हो, तुम आवारा कुत्ते को क्या कह रहे हो? कपिल ने मेज पर जोर से हाथ पटका, जिससे चारों तरफ से अनगिनत निगाहें खींच गईं। आवाज कानों को बहरा कर देने वाली थी। तभी आरती परिवार वहां आ पहुंचा और उन्हें अजीब से भावों से देखने लगा। आप किसे आवारा कुत्ता कह रहे हैं? कार्तिक ने उत्तर दिया। आपका अपमान आवारा कुत्तों द्वारा किया जा रहा है। कपिल ने एक वाक्य कहा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तब सबको समझ आया कि क्या हो रहा है और वे जोर से हंस पड़े। तुमने तो मुझे आवारा कुत्ता कहा था। कपिल गुस्से से भर गया। वह कार्तिक के जाल में फंस गया था और उसने खुद को आवारा कुत्ता कहकर कोसा। वह इतना गुस्से में था कि आग बबूला हो गया। मानसी हल्के से मुस्कुराई और कुछ ही शब्दों में उसने कपिल को क्रोधित कर दिया था। उसने बिना एक भी अपशब्द कहे सफलतापूर्वक जवाबी हमला किया। जल्द ही उसके चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए। जिनेश परिवार बहुत शक्तिशाली था और जिनेश परिवार को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। सार्थक की नजर आखिरकार पहली बार कार्तिक पर पड़ी। उसने दूसरों से सीखा था कि जैन परिवार का दामाद एक निकम्मा इंसान है और उसके संस्कारों के स्तर को देखते हुए वह सचमुच एक निकम्मा इंसान था। सच्चे मार्शल महाद्वीप में मार्शल कलाकारों का सम्मान किया जाता है और साधना स्तर ही सब कुछ निर्धारित करता है। युवा मास्टर कार्तिक सचमुच बहुत वाक्पटु है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। मैंने सुना है कि युवा मास्टर कार्तिक साधना करने में असमर्थ है और उन्हें उनकी शादी की रात दुल्हन के कमरे से बाहर निकाल दिया गया था। क्या यह सच है? सार्थक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि त्रिवेदी और पांचाल परिवार पिछले कुछ सालों से जिनेश परिवार की चापलूसी कर रहे थे। सार्थक को पांचाल और त्रिवेदी परिवारों ने 100 राक्षसों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, जिससे त्रिवेदी परिवार शर्मिंदा हुआ और सार्थक की बदनामी हुई। त्रिवेदी परिवार जिनेश परिवार के पाले हुए कुत्ते जैसा था। जब कुत्ते को पीटा जाता था तो मालिक चुपचाप खड़ा रहकर कुछ नहीं कर सकता था। यह एक सरासर मजाक था और यह मामला कांगड़ा शहर में पहले ही हंसी का पात्र बन चुका था। कार्तिक का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और मानसी का चेहरा बर्फ से ढक गया। उसने 100 दानवों की सभा शुरू होने से पहले ही इतनी सारी घटनाओं की उम्मीद नहीं की थी। अगर मैं होता तो मैं कब का कांगड़ा शहर को छोड़कर चला जाता। मैं अब भी इस दुनिया में कैसे रह सकता हूं? श्लोक ने भी यही भावना व्यक्त की। निश्चित रूप से वह चापलूसी करने का ऐसा अवसर नहीं छोड़ते। यह सही है। इस तरह का कचरा इस दुनिया में रहकर सिर्फ हवा बर्बाद कर रहा है। कपिल और बाकी 2 लोग भी पीछे न छूटने के लिए व्यंग्यात्मक टिप्पणियों की बौछार करने लगे। कार्तिक की आंखों से एक जानलेवा आभा निकली, जिसने तीनों की कदिस्मत मौत के हवाले कर दी थी। दोनों परिवारों के लोगों ने व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की और यह सब देख रहे उनके शिष्य भी उनकी खिल्ली उड़ाने में शामिल हो गए। मानसी खड़ी होने ही वाली थी कि कार्तिक ने उसे नीचे दबाया और उसे आश्वस्त करने वाली नजर से देखा। बेकार कूड़ा, यह तुम्हारे लिए जगह नहीं है, किसी ने ताना मारा। वेश्यालय तुम्हारे लिए अधिक उपयुक्त हैं। कपिल बाहर कूद पड़ा और कार्तिक से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा हो गया। यह वही था जिसने हथियारों की दुकान में गड़बड़ी पैदा करने के लिए स्कारफेस टाइगर को काम पर रखा था। स्कारफेस टाइगर और उसके आदमी नाकाम रहे थे, जिसके कारण परिवार के मुखिया ने कपिल को इतनी छोटी सी बात भी ठीक से न संभालने के लिए कड़ी फटकार लगाई थी। बेकार कूड़ा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम गूंगे हो? कपिल ने व्यंग्य किया। केवल आरती परिवार ही चुपचाप बैठा रहा। वे कोई परेशानी पैदा करने को तैयार नहीं थे। ये कमीने मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। आरती परिवार का एक मोटा ताजा लड़का खड़ा हो गया। तुम सब एक ही इंसान को इतना तंग कर रहे हो। तुम किस तरह के हीरो हो? उस गोल मटोल लड़के का चेहरा बच्चों जैसा था और उसकी आवाज बहुत तेज थी, जिससे सभी चौंक गए।
आरती परिवार के दूसरे शिष्यों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रोहन, क्या तुम दूसरों के काम में दखल देने की योजना बना रहे हो? कपिल की आंखें ठंडी हो गईं। कांगड़ा शहर के 4 प्रमुख परिवारों में आरती परिवार मुखिया है और राजधानी शहर के भीम परिवार के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है। वे सार्थक से नहीं डरते थे, इसीलिए उन्होंने कार्तिक के लिए खड़े होने का साहस किया। अगर तुम इतने सक्षम हो तो मुझसे आमने सामने मुकाबला करो, रोहन आगे बढ़ा। किसी कमजोर को धमकाना कोई कौशल नहीं है। वह कार्तिक के पीछे खड़ा हो गया, जिससे कार्तिक हैरान रह गया। यह छोटा मोटा लड़का दिलचस्प था। पांचाल और त्रिवेदी परिवारों के शिष्य घृणा से उबल रहे थे। वे आरती परिवार को, खासकर इस छोटे मोटे लड़के को, नाराज नहीं कर सकते थे। वह आरती परिवार के मुखिया का इकलौता बेटा था और पूरा आरती परिवार उसे किसी अनमोल खजाने की तरह प्यार करता था। अरे कमीने! कपिल के पास कार्तिक पर अपना गुस्सा निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसीलिए कि कोई तुम्हारे लिए खड़ा है, तुम बच निकलोगे? युवा मास्टर सार्थक तुम्हें सम्मान दे रहे हैं, लेकिन तुम बेशर्म हो। वह कार्तिक पर हमला करने और उसे बाहर फेंकने की तैयारी करने लगा। ओह, तो फिर तुम मेरे साथ असभ्य व्यवहार करने की योजना कैसे बना रहे हो? कार्तिक मुस्कुराया, एक शरारती मुस्कान। ढके हुए पुल के दूसरे छोर से 2 लोग एक बूढ़े आदमी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में आए। वहां पर बातचीत बहुत जोर से हो रही थी और पूरे कोलोसियम में सुनी जा सकती थी। मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा और तुम्हें यहां से बाहर फेंक दूंगा, कपिल चिल्लाया। तुम जैसे कूड़े के टुकड़े को तो यहां होना भी नहीं चाहिए। कपिल की बात खत्म होते ही उसने कार्तिक को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मानसी उसे रोकने ही वाली थी कि कार्तिक ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही थप्पड़ कार्तिक के चेहरे पर पड़ने वाला था, कार्तिक के बगल में एक आकृति अजीब तरह से प्रकट हुई। उस आकृति ने अपनी हथेली को कपिल की तुलना में 10 गुना अधिक तेज गति से बढ़ाया। थप्पड़! कपिल पीछे की ओर उड़कर भीड़ में जा गिरा। यह घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कोई कदम उठाएगा। क्या हुआ? सब दंग रह गए। क्या कार्तिक को ही उड़कर नहीं जाना चाहिए था? वह अभी भी बिना किसी चोट के वहां क्यों बैठा था, जबकि उसके पीछे एक हट्टा कट्टा आदमी दिखाई दे रहा था? मानसी भी दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उससे तेज होगा और पहले वार करेगा, जिससे कपिल उड़ जाएगा। सिर्फ कार्तिक चुपचाप अपनी जगह पर बैठा था। उसका चेहरा भावहीन था। उसका दाहिना हाथ पहले से ही चाकू की मूठ पर था। अगर सदानंद आगे नहीं बढ़ता तो कार्तिक एक ही वार में कपिल का दाहिना हाथ काट देता। युवा मास्टर, कार्तिक, क्या हुआ है? मास्टर प्रताप जल्दी पहुंच गए। गोल्डन मंडप आज के 100 दानवों के सम्मेलन में आमंत्रित लोगों में से एक था। वे देर से पहुंचे और संयोग से यह दृश्य देखने को मिला। यह तथ्य कि प्रतिष्ठित गोल्डन मंडप के मुख्य कीमियागर मास्टर प्रताप एक निकम्मे व्यक्ति की चापलूसी कर रहे थे, एक वज्रपात की तरह था, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध और अवाक रह गए। बस कुछ जोकर, कार्तिक ने शांत स्वर में कहा। क्या मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए? मास्टर प्रताप ने पूछा। दूसरे लोग 4 महान परिवारों से डर सकते हैं, लेकिन मास्टर प्रताप की नजर में वे चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। गोल्डन मंडप किसी भी शक्ति के अधिकार क्षेत्र में नहीं था और यहां तक कि महान पथ राजवंश को भी इसका सम्मान करना पड़ता था। जल्दी मत करो, कार्तिक ने कहा। मेरे पास एक गोली है। मैं मास्टर प्रताप से कुछ मार्गदर्शन मांगना चाहता हूं। उसने अपनी जेब से एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली, सबके सामने एक गोली उड़ेली और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। जैसे ही उसकी तेज खुशबू चारों ओर फैली, मास्टर प्रताप की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने गोली पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कार्तिक ने उसे छीन लिया। इस क्षणिक नजर ने मास्टर प्रताप को पागल कर दिया। वह आसानी से समझ गए कि कार्तिक उनका मजाक उड़ा रहे थे। अगर अमृत देखना है तो बदले में कुछ देना ही होगा। उनकी जान अभी भी कार्तिक के हाथों में थी। कार्तिक के इलाज से पिछले 2 दिनों में उनके एक्यूपॉइंट का दर्द काफी कम हो गया था। सदानंद, मास्टर प्रताप गर्राए, उन सभी को हराओ और युवा मास्टर कार्तिक का बदला लो।
सदानंद का शरीर भूत की तरह उस स्थान से गायब हो गया और वह एक के बाद एक हाथ से थप्पड़ मारता रहा। श्लोक सबसे पहले भीड़ में घुसा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। त्रिवेदी परिवार और पांचाल परिवार के उनके आसपास मौजूद कोई भी शिष्य बच नहीं पाया। सिर्फ सार्थक चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। रुकना, सार्थक आखिरकार बोला। अपने सामने इतने सारे लोगों को घायल होते देख उसकी सारी श्रेष्ठता की भावना गायब हो गई थी। युवा मास्टर सार्थक, आपको हमारे लिए खड़ा होना होगा। श्लोक उठ खड़ा हुआ। मुंह पर थप्पड़ पड़ना एक ऐसा अपमान था जो कभी नहीं मिट सकता। गोल्डन पैवेलियन बहुत अहंकारी है और जिनेश परिवार का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता है। सार्थक की निगाहें ठंडी थीं, मास्टर प्रताप पर टिकी हुई थीं और उसकी आंखों में हत्या का इरादा स्पष्ट होता जा रहा था। क्या आप जिनेश परिवार के शिष्य हैं? मास्टर प्रताप ने थोड़ी शर्मिंदगी दिखाई। वे अभी भी जिनेश परिवार से कुछ हद तक सावधान थे, लेकिन भयभीत नहीं। यह सही है, निकुंज जिनेश मेरे दादा हैं, सार्थक ने घमंड से कहा। मास्टर प्रताप का चेहरा और भी बदसूरत होता गया। उन्होंने निकुंज जिनेश का नाम सुना था। जिनेश परिवार का वर्तमान मुखिया अपने परिवार का बहुत ख्याल रखता था। युवा मास्टर कार्तिक, चीजें थोड़ी जटिल होती जा रही हैं। मास्टर प्रताप नीचे झुके और कार्तिक के कान में फुसफुसाए। पांचाल परिवार और त्रिवेदी परिवार मेरे लिए आसान निशाना है, लेकिन जिनेश परिवार अलग है। राजधानी शहर के गोल्डन मंडप को भी उन्हें कुछ इज्जत देनी होगी। आपकी खातिर जिनेश परिवार को नाराज करना ठीक नहीं है। चिंता मत करो, कार्तिक ने हाथ हिलाकर उसे चिंता न करने को कहा। इससे आपके गोल्डन पैवेलियन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सार्थक ने अपना संयम पूरी तरह खो दिया था। तुम बेशर्म कुतिया हो, उसने मानसी की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। कोई भी उस महिला को मना नहीं कर सकता जिस पर सार्थक की नजर है। ताली ताली ताली। कार्तिक ने अचानक अपने हाथों से ताली बजाई। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक हानिरहित मुस्कान थी। आपने अभी जो कहा उसके आधार पर आपका जिनेश परिवार जल्द ही महान पथ राजवंश से मिटा दिया जाएगा। सार्थक को लगा जैसे उसने कोई बहुत मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। हा हा हा, तुम कूड़े के टुकड़े हो। क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मार डालना चाहते हो? जिनेश परिवार आसमान में चमकते चांद की तरह था, जबकि कार्तिक एक जुगनू की रोशनी से ज्यादा कुछ नहीं था। युवा मास्टर सार्थक, कृपया इस निकम्मे को मार डालो। कपिल गुस्से से लाल हो गया, जिसे सदानंद के थप्पड़ से उड़ना पड़ा था। उसका आधा चेहरा सूज गया था। सार्थक की जन्मजात आत्मा मुक्त हो गई और उसकी शक्तिशाली ऊर्जा सीधे कार्तिक पर केंद्रित थी। मास्टर प्रताप बहुत घबराए हुए थे। अगर कार्तिक मर गया तो उनका इलाज कौन करेगा? युवा मास्टर सार्थक, क्या आप कृपया इस बूढ़े आदमी को कुछ सम्मान दे सकते हैं और इस मामले को छोड़ सकते हैं? मास्टर प्रताप फिर भी आगे बढ़े और कार्तिक के सामने खड़े हो गए। तुम एकमात्र दूसरे दर्जे के कीमियागर, मुझे रोकने की हिम्मत कैसे करोगे? सार्थक गुस्से से भर गया। तीर कमान पर चढ़ चुके थे। किसी भी समय एक बड़ी लड़ाई छिड़ सकती थी। सार्थक कदम दर कदम आगे बढ़ा। अगर उसने कार्तिक को मार दिया तो मानसी उसकी हो जाएगी। तभी एक महत्वपूर्ण क्षण पर मानसी खड़ी हुई। उसने अपनी छाती से एक टोकन निकाला और उसे मेज पर जोर से पटक दिया। सार्थक, मैं इंपीरियल अकादमी की शिक्षक प्रमिला की शिष्या हूं। क्या तुम आगे बढ़ने की हिम्मत कर सकते हो? इस टोकन पर 9 पैरों वाला पक्षी उत्कीर्ण था, जो इंपीरियल अकादमी का प्रतीक था। उसे इंपीरियल अकादमी में भर्ती कराया गया और प्रमिला ने भी उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। भीड़ में कोलाहल मच गया। इंपीरियल अकादमी महान पथ राजवंश की सर्वोच्च शिक्षा संस्था थी। प्रमिला शाही अकादमी के 3 उपडीनों में से एक थीं। कार्तिक के चेहरे पर भी आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसे भी नहीं पता था कि मानसी ने इंपीरियल अकादमी में कब दाखिला लिया था। तो आप डीन प्रमिला की नवनियुक्त शिष्या हैं? सार्थक का चेहरा सदमे से आश्चर्य में बदल गया। मैं अभी जल्दबाजी में था, मिस जैन, कृपया बुरा मत मानना। सार्थक का रवैया तुरंत बदल गया।
उसने अपनी जेब से इंपीरियल एकेडमी का एक वैसा ही टोकन निकाला। संयोग से मुझे भी इंपीरियल अकादमी में दाखिला मिल गया है, इसलिए अब से हम सहपाठी रहेंगे। श्लोक, कपिल और अन्य लोग ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने सड़े हुए अंडे खा लिए हों। उनके हाव भाव बेहद बदसूरत थे और कार्तिक के प्रति उनकी नफरत और भी बढ़ गई थी। आरती परिवार का मोटा ताजा छोटा लड़का रोहन कार्तिक के बगल में आराम से बैठा रहा। मेरे लिए पहले बोलने के लिए धन्यवाद, कार्तिक हल्के से मुस्कुराया। अरे, मैंने ज्यादा मदद नहीं की, रोहन ने कहा। सिस्टर मानसी वाकई कमाल की हैं। अखाड़े के मध्य से आती एक भयंकर दहाड़ ने सभी को चौंका दिया। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मास्टर प्रताप वापस लौटे और कार्तिक को अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। युवा मास्टर कार्तिक, कृपया हमारे साथ बैठिए, वहां से दृश्य बेहतर है। कोई जरूरत नहीं, मैं यहां बैठकर ठीक हूं, कार्तिक ने मना कर दिया। केंद्रीय अखाड़े में एक बूढ़ा आदमी मेगाफोन पकड़े खड़ा था। पांचाल परिवार द्वारा आयोजित 100 दानव सभा में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह इसके 2 भाग हैं, जानवरों से लड़ाई और जानवरों को वश में करना। जानवरों की लड़ाई में 2 राक्षसी जानवरों को एक दूसरे से लड़ने के लिए रखा जाता था। जो बच जाता वह विजेता होता। हम सभी के आनंद के लिए 10 जानवरों की लड़ाई का आयोजन करेंगे, बूढ़े आदमी ने घोषणा की। हमेशा की तरह हम कुछ छोटे सट्टेबाजी मंच स्थापित करेंगे। युवा मास्टर कार्तिक, क्या आप शर्त लगाने में रुचि रखेंगे? श्लोक अचानक बोला। मुस्कुराते हुए उसने कार्तिक की ओर देखा। चलो यंग मास्टर कार्तिक के लिए चीजें मुश्किल न बनाएं, कपिल ने उपहासपूर्ण लहजे में कहा। क्या उसके पास कोई सोने के सिक्के भी हैं? जैन परिवार की वर्तमान स्थिति के बारे में सभी जानते हैं। वे अतिरिक्त सोने के सिक्के नहीं जुटा सकते। आप कैसे शर्त लगाना चाहते हैं? कार्तिक के होठों पर मुस्कान आ गई। यह जवाब सभी के लिए अप्रत्याशित था। संभावनाओं पर दांव लगाने का कोई मतलब नहीं है, श्लोक ने कहा। क्यों ना हम आपस में अकेले में जुआ खेलें? अच्छा सुझाव है, कार्तिक ने सिर हिलाया। मानसी ने कार्तिक के पैर के अगले हिस्से पर जोर से प्रहार किया। वह उसे याद दिला रही थी कि यह एक जाल था, लेकिन कार्तिक ने बेपरवाह होने का नाटक किया। मुझे आश्चर्य है कि यंग मास्टर कार्तिक कितनी पूंजी प्रदान कर सकते हैं, श्लोक ने व्यंग्य से पूछा। आज जब मैं बाहर गया तो अपने साथ कोई पैसा नहीं लाया, कार्तिक ने कंधे उचका दिए। चारों तरफ से हंसी की लहर दौड़ गई। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम किस पर दांव लगा रहे हो? मैं युवा मास्टर कार्तिक की शर्त पूरी कर दूंगा। तभी मास्टर प्रताप खड़े हो गए। ये रहे 5,000 सोने के सिक्के। युवा मास्टर कार्तिक इन्हें अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इन्हें वापस करने की जरूरत नहीं है। 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं यूं ही दे दी गईं। मानसी का मुंह थोड़ा खुल गया और उसने आश्चर्य से कार्तिक को देखा। कार्तिक ने जरा भी कृतज्ञता नहीं दिखाई और स्वाभाविक रूप से कार्ड स्वीकार कर लिया। उसने तो अपनी शर्त लगा दी है, आपकी क्या बात है? अब कार्तिक की बारी थी उनका मजाक उड़ाने की। श्लोक एक साथ 5 लाख सोने के सिक्के नहीं जुटा सका, इसलिए उसने परिवार के मुखिया की ओर देखा, जिन्होंने तुरंत उसे 10 लाख से ज्यादा कीमत के कार्ड दिए। अखाड़े में 2 राक्षसी जानवर प्रकट हुए, चरम पवन तेंदुआ और गैंडा जानवर। मैं 500,000 स्वर्ण सिक्कों की शर्त लगाता हूं कि एक्सट्रीम विंड लेपर्ड जीतेगा। श्लोक ने सबसे पहले अपनी शर्त रखी। यह भी ठीक है, चलो एक ही मैच में हिसाब बराबर कर लेते हैं। अनगिनत हैरान कर देने वाली निगाहों के बीच कार्तिक ने कार्ड फेंक दिया और शर्त लगाई कि गैंडा जानवर जीतेगा। वह पागल है, किसी ने कहा। गैंडे जैसे जानवर के जीतने की संभावना 10% से भी कम है। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। चरम पवन तेंदुए ने हवा के झोंके की तरह आगे बढ़कर गैंडे के पीछे जोर से काट लिया। खून की धार फूट पड़ी। गैंडा धीमा था और सिर्फ एक ही मुठभेड़ में उसके कई घाव हो गए। कार्तिक के होठों पर एक मुस्कान उभरी। उसने अपनी असली ऊर्जा को ध्वनि में बदल दिया, अपनी आवाज को गैस के एक कण जैसी पतली रेखा में संकुचित कर दिया। एक ऐसी तकनीक
जो केवल अत्यंत शक्तिशाली आत्मिक शक्तियों से ही संभव थी। गैंडा जानवर गिरने के कगार पर था। तभी एक आवाज उसके दिमाग में अचानक आई और उसकी आंखों में उलझन का भाव उभर आया। युवा मास्टर कार्तिक, मुझे खेद है, लेकिन मैं इन 500,000 सोने के सिक्कों को खुशी से स्वीकार करूंगा, श्लोक ने कहा, क्योंकि गैंडा लगभग मर चुका था। परिणाम अभी भी अनिश्चित है। कार्तिक ने अपनी चाय का एक छोटा सा घूंट लिया। तभी अखाड़े से एक गगन भेदी दहाड़ गूंजी। गैंडे ने करुण दहाड़ लगाई और चरम पवन तेंदुए की ओर झपटा। यह आत्महत्या जैसा लगा। चरम पवन तेंदुआ हवा में उछला और अपना मुंह खोलकर गैंडे की गर्दन पर काटने लगा। पलक झपकते ही गैंडे ने अचानक एक अजीब हरकत की। वह अचानक नीचे झुक गया। तेज हवा वाला तेंदुआ उड़ता हुआ उसके पास से गुजरा। तभी गैंडे के पिछले पैर अचानक ऊपर उठ गए और उसने तेंदुए के सीने पर जोरदार चोट मारी। इस विचित्र दृश्य को देखकर श्लोक सिहर उठा और वह अचानक खड़ा हो गया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। चरम पवन तेंदुआ जमीन पर जोर से गिरा। गैंडे जैसे जानवर ने तेजी से मुड़कर अपने चारों खुरों को हवा में उड़ाया। बहुत देर हो चुकी थी। गैंडे का विशाल शरीर पवन तेंदुए पर गिर पड़ा। पवन तेंदुए को चीखने का भी समय नहीं मिला और वह मर गया। हवा में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। यह कैसे हो सकता है? श्लोक अपनी कुर्सी पर बेबस बैठा रहा। उसने 500,000 सोने के सिक्के गंवा दिए थे। भाई पांचाल, आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कार्तिक ने कहा जब कोई 500,000 के नए कार्ड ले आया। भाई कार्तिक, आप सचमुच भाग्यशाली हैं। श्लोक की आंखें लाल थीं, बिल्कुल एक आम जुआरी जैसी। क्या हम एक और शर्त लगाएं? मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी, कार्तिक ने शांतिपूर्वक कहा। दूसरा मुकाबला जल्दी ही शुरू हो गया। एक गैंडा अजगर और एक धधकते बाज। युवा मास्टर कार्तिक, इस बार आपको अपना दांव पहले लगाना चाहिए, श्लोक ने कहा। तभी मंच पर मौजूद जानवरों को काबू करने वाले ने अपने दाहिने हाथ से एक अजीब सा इशारा किया। पांचाल परिवार के शीर्षस्थ लोगों के अलावा किसी ने भी इस इशारे को नहीं पहचाना, लेकिन यह कार्तिक की नजरों से बच नहीं पाया। मुझे ऐसी आदत नहीं है, इसलिए कृपया पहले जाइए, भाई पांचाल, कार्तिक ने कहा। तो फिर मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा, श्लोक ने कहा। मैं यूनिकॉर्न पायथन से 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लगाऊंगा। इसका मतलब था कि कार्तिक को फ्लेमिंग ईगल पर दांव लगाना था। जानवरों की लड़ाई शुरू हो गई। इस स्थिति को देखते हुए फ्लेमिंग ईगल के जीतने की बहुत अच्छी संभावना है, कपिल ने पूछा। तो फिर श्लोक ने इसके बजाय यूनिकॉर्न पायथन को क्यों चुना? श्लोक ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। अखाड़े से बिजली जैसी एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। गैंडे के सिर पर लगे सींग से अचानक बिजली का एक तेज गोला निकला। यह एक विशेषता प्रकार का राक्षस है। भीड़ में कोलाहल मच गया। कोई आश्चर्य नहीं कि श्लोक ने कार्तिक को पहले चुनने दिया, किसी ने फुसफुसाया। उसे बहुत पहले पता होना चाहिए था कि यूनिकॉर्न पायथन ने अपनी विशेषता जागृत कर दी थी। श्लोक के पास पांचाल परिवार के राक्षसों का विस्तृत रिकॉर्ड था। बिजली चमकी और फ्लेम ईगल पर लगी, जो लड़खड़ा कर मैदान में गिर पड़ा। यदि आप यह राउंड हार गए तो आगे जुआ न खेलें, मानसी ने आखिरकार बोलकर कार्तिक को जुआ खेलना बंद करने को कहा। क्या आप इस बात पर आश्वस्त हैं कि मैं ही निश्चित रूप से हार जाऊंगा? कार्तिक ने मानसी को नापते हुए कहा। उसकी सीधी निगाहों से मानसी के चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्से के भाव उभर आए। देखो सब लोग, फ्लेमहॉक को देखो। एक अचानक चीख ने सभी के विचारों को बाधित कर दिया। ज्वाला चील अचानक उठ खड़ी हुई। उसका शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था। उस निर्णायक क्षण में उसने अपनी विशेषता जागृत की, अग्नि की शक्ति। श्लोक इतना चौंका कि कांप उठा और उसका वाइन ग्लास धड़ाम से जमीन पर गिर गया। भयानक लपटों ने तुरंत ही यूनिकॉर्न पायथन को अपनी चपेट में ले लिया। 10 मिनट बाद आग शांत हुई। फ्लेम ईगल बमुश्किल बच पाया, लेकिन गैंडा अजगर जलकर राख हो गया था। यह असंभव है, श्लोक जोर से चीखा। जीत तो उनकी मुट्ठी में थी। सार्थक के चेहरे पर भी डर के भाव उभर आए। एक गेम हारना भले ही संयोग हो, लेकिन लगातार 2 हारना असामान्य था।
भाई, तुम मेरे अपने भाई हो। रोहन ने कार्तिक की बांह को गले लगाया। अगली बार मुझे बताओ कि क्या खरीदना है और मैं भी खरीद लूंगा। कार्तिक की मेज पर 10 लाख सोने के सिक्के पहुंचाए गए। कार्तिक, क्या तुम फिर से जुआ खेलने की हिम्मत करते हो? श्लोक कुछ विक्षिप्त सा लग रहा था। अगर मैं न कह दूं तो क्या होगा? कार्तिक अचानक मुस्कुराया। क्रोध से अभिभूत और 15 लाख स्वर्ण मुद्राएं गंवाने के बाद कार्तिक के शब्दों से और भी उत्तेजित होकर श्लोक अत्यंत क्रोध से बेहोश हो गया। उसे नीचे ले जाओ। तभी एक युवा और प्रतिभाशाली व्यक्ति अचानक आगे आया। वह सुंदर और सजीला था, सफेद कपड़े पहने। यह यंग मास्टर लोहित है। कौन है ये? कार्तिक ने पूछा। भाई, तुम तो उसे जानते भी नहीं। रोहन ने आंखें घुमाई। वह लोकेश, पांचाल परिवार का मुखिया का सबसे बड़ा बेटा है। पिछले साल उसे इंपीरियल अकादमी में दाखिला मिला था। तुम्हें सावधान रहना होगा। तुमने पांचाल परिवार से 15 लाख से ज्यादा सोने के सिक्के जीते हैं। वह इसे हरगिज नहीं जाने देगा। लोहित की निगाहें 2 तेज ब्लेडों की तरह अचानक कार्तिक पर चुभ गईं। यह जन्मजात क्षेत्र के अंतिम चरण का दमनकारी आभा मंडल था। सबको लगा कि कार्तिक जरूर डर जाएगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। कार्तिक के होठों पर एक तिरस्कार भरी नजर आ गई। जैसे ही वह तीव्र जन्मजात शक्ति उस तक पहुंची, वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। कार्तिक एक प्रतिष्ठित अमर सम्राट था। उसकी आत्मा में शांति से हलचल हुई और एक और भी शक्तिशाली प्रतिबल ने लोहित के आभा मंडल को गायब कर दिया। लोहित ने अपनी हैरानी छिपाई। जानवरों की लड़ाई अभी भी जारी है। वह बैठ गया। क्यों ना हम आपस में शर्त लगा लें? विजेता का फैसला एक ही मैच में होगा, लेकिन दांव ज्यादा बड़ा होगा। मुझे दांव बताओ। कार्तिक ने अपनी बाहें पार कर ली। मैं अगले राउंड में 10 मिलियन सोने के सिक्के दांव पर लगा रहा हूं, लोहित ने धीरे से कहा। अगर तुम जीत गए तो सब कुछ तुम्हारा होगा। मुझे पता है कि तुम्हारा जैन परिवार 10 लाख सोने के सिक्के भी नहीं जुटा सकता, लोहित ने कहा। अगर तुम हार गए तो मैं तुमसे एक भी सोने का सिक्का नहीं लूंगा। बस मेरी एक शर्त मान लो। क्या यह उचित है? हर तरफ से हैरानी की चीखें गूंज उठी। 10 करोड़ सोने के सिक्के। लगता है मैं किसी नुकसान में नहीं हूं। कार्तिक उदासीन दिखाई दिया। मुझे अपनी शर्तें बताओ। अगर मैं जीत गया, लोहित ने कहा, तो तुम मानसी के साथ सगाई तोड़ दोगे और हमेशा के लिए कांगड़ा शहर से बाहर निकल जाओगे। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। मानसी गुस्से से भर गई। यह उसका निजी मामला था। लोहित, जरा इज्जत तो दिखाओ, उसने कहा। मिस मानसी एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवती हैं, लोहित ने ढोंग रचाया। हम किसी अनजान व्यक्ति को उनके भविष्य के मार्ग को प्रभावित नहीं करने दे सकते। मैं यह न्याय के लिए कर रहा हूं। सहमत नहीं हूं। मानसी ने अपने होंठ काटे और कार्तिक से कहा कि वह हार मान ले। क्या तुम मुझे खोने से डरते हो? कार्तिक ने एक शरारती मुस्कान दी। मानसी ने गुस्से में अपना पैर पटक दिया। चिंता मत करो, कार्तिक ने उसे आश्वस्त किया। युवा मास्टर कार्तिक, आपका निर्णय क्या है? लोहित ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ शर्त लगाने के लिए सहमत नहीं हो सकता, कार्तिक ने कहा, लेकिन दांव में कुछ गड़बड़ है। कृपया संशोधन का सुझाव दें। लोहित को विश्वास था कि वह जीतेगा। चलो सोने के सिक्कों को स्पिरिट स्टोन से बदल लेते हैं, कार्तिक ने कहा। बाजार मूल्य के अनुसार 1 करोड़ सोने के सिक्कों को 100 स्पिरिट स्टोन से बदला जा सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी लोग कार्तिक को ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई मूर्ख हो। भाई, रोहन ने फुसफुसाया, तुम्हें आत्मा पत्थरों की क्या जरूरत है? तुम साधना नहीं कर सकते। तुम्हें स्पिरिट स्टोन चाहिए, लोहित ने भौहें चढ़ाई। इंपीरियल अकादमी उसे महीने में सिर्फ 5 स्पिरिट स्टोन देती थी। वह इतने कम समय में 100 स्पिरिट स्टोन इकट्ठा नहीं कर सकता था। क्या आप इसे प्रस्तुत नहीं कर सकते? कार्तिक ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। अचानक बाजी पलट गई और पहल फिर से कार्तिक के हाथों में आ गई। भाई लोहित, मेरे पास कुछ स्पिरिट स्टोन है। सार्थक ने अपनी कमर से थैला निकाला और उसे मेज पर उड़ेल दिया, जिससे 70-80 स्पिरिट स्टोन गिर पड़े। लोहित के अपने 30 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन जोड़ने पर
कुल संख्या 100 से ज्यादा हो गई। युवा मास्टर कार्तिक, क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? लोहित ने पूछा। चलो शुरू करें, कार्तिक ने अधीरता से कहा। लड़ाई थी, लॉ सेंटीपीड बनाम रक्तधारीदार शेर। भाई कार्तिक, कृपया पहले जाइए, लोहित ने शालीनता दिखाई। मुझे ऐसी आदत नहीं है, पहले आप चुन लीजिए। कार्तिक ने फिर से अपने प्रतिद्वंद्वी को पहली पसंद दी। तो फिर मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा, मैं रक्त प्रतिरूप वाले शेर पर दांव लगाऊंगा, लोहित ने चुना। कार्तिक के पास लॉ सेंटीपीड के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाई, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यह कर सकते हो? रोहन ने धीरे से पूछा। कार्तिक ने उस पर आंखें घुमाईं और रोहन को उसका जवाब मिल गया। वह जल्दी से बाहर भागा और आरती परिवार के सभी सदस्यों से 10 लाख से अधिक स्वर्ण सिक्के इकट्ठे किए और उन्हें आयरन सेंटीपीड पर दांव पर लगा दिया। जानवरों की लड़ाई शुरू हो गई। रक्तधारी शेर 10 फुट ऊंचा और बेहद शक्तिशाली था। लॉ सेंटीपीड का कवच कठोर था, लेकिन वह छोटा था। पलक झपकते ही दोनों जानवर भिड़ गए। राक्षसी जानवरों के बीच युद्ध बेहद भीषण और खूनी था। एक ही मुठभेड़ में अखाड़ा खून से लथपथ हो गया। बूम! रक्तधारी शेर ने मौके का फायदा उठाया और लौह सेंटीपीड की पीठ पर जोर से पैर पटक दिया। उसने अपने जबड़े से उसे काट लिया, जिससे उसके शल्कों का एक बड़ा टुकड़ा फट गया। खून की धारा बह निकली और लौह सेंटीपीड ने एक तीखी चीख मारी। वह भयभीत होकर पीछे हट गया। भाई, जल्दी से कुछ सोचो, रोहन चिंतित दिख रहा था। रक्तधारी सिंह बढ़त हासिल करते ही अचानक हवा में उछल पड़ा, अपना अंतिम वार करने के लिए। इस समय कार्तिक के होंठ हल्के से फड़क उठे। वह मानव भाषा नहीं, बल्कि लिखित प्रतीकों का एक अजीब समूह बोल रहा था, राक्षस जाति की भाषा। सच्चे मार्शल महाद्वीप में बहुत कम लोग राक्षस जाति की भाषा समझते थे। अजीबोगरीब चिन्हों के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद लॉ सेंटीपीड की आंखों में लाल रंग की झलक दिखाई दी। रक्तधारी शेर आकाश से नीचे गिरा। पांचाल परिवार के शिष्य जश्न मनाने लगे। जीत उनकी मुट्ठी में थी। उसी क्षण लॉ सेंटीपीड का शरीर अचानक लोहे की गेंद में बदल गया और गड़गड़ाहट की आवाज के साथ जमीन पर लुढ़क गया। खून से सने शेर का निशाना चूक गया। ऐसा कैसे? लोहित की आंखें सिकुड़ गईं। स्नैप! लोहे का गोला घूमा और रक्तधारी शेर के दाहिने अगले पैर से टकराया, जिससे एक तीखी चटक सी आवाज हुई। शेर का दाहिना अगला पैर टूट गया और उसका शरीर लड़खड़ा गया। लोहित सदमे से हांफने लगा। यह कैसा हमला था? लोहे के सेंटीपीड ने अपना हमला जारी रखा, प्रत्येक वार के साथ रक्तधारी शेर पर घाव छोड़ता गया। असंभव, बिल्कुल असंभव। लोहित की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 100 स्पिरिट स्टोन वह रकम थी जिसे वह गंवाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और उसने अपने दाहिने हाथ से एक अजीब सा इशारा किया। अखाड़े के नीचे खड़े जानवरों को काबू करने वाले ने आदेश स्वीकार किया और एक अजीब सी लाल गोली हवा में उड़ गई। सबकी चौकस निगाहों के सामने अखाड़े के एक ओर खड़े पशुपालक के हाथ से एक अजीब सी लाल गोली उड़ी, बिना किसी चेतावनी के। जब तक सभी को यह समझ में आया कि क्या हो रहा है, रक्तधारी शेर ने अपना मुंह खोला और रक्त लाल गोली निगल ली। अचानक रक्तधारी सिंह की आभा में भारी परिवर्तन आया और उसके रोम छिद्रों से रक्त की बूंदें रिसने लगीं, जिससे उसका मूल रूप से हल्का लाल फर ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वह रक्त से सना हुआ हो, जिससे उसका रूप और भी अधिक भयानक हो गया। उसकी गति इतनी बढ़ गई कि वह दूसरे दर्जे के राक्षसी जानवर के स्तर तक पहुंच गया। उसकी भयानक शक्ति ने आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और लोहे के कन खजूरे का शरीर 3 मीटर से भी ज्यादा दूर जा गिरा। यह एक दानववध गोली है जो राक्षसों की युद्ध शक्ति को 5 गुना बढ़ा सकती है। सब लोग हैरान थे। राक्षसवध की गोलियां बेहद दुर्लभ थीं और हर एक की कीमत लाखों सोने के सिक्कों के बराबर थी। पांचाल हार नहीं सकता। उन्हें यह जीत अवश्य हासिल करनी होगी। धोखा, तुमने धोखा दिया। रोहन खड़े हुए, अपने हाथ ऊपर उठाए और जोरदार विरोध जताया। दानव हत्या की गोली के बिना रक्त प्रतिरूपित शेर पहले ही अखाड़े में मर चुका होता।
और युद्ध का परिणाम पहले ही तय हो चुका होता। धोखाधड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रतिष्ठित पांचाल परिवार ऐसे घृणित तरीकों का इस्तेमाल करेगा। आयरन सेंटीपीड की खरीद में जीतने वाले अधिकांश मार्शल कलाकार हमला करने के लिए उठ खड़े हुए और पांचाल परिवार को जनता का गुस्सा झेलना पड़ा। हालांकि कानून जनता को सजा नहीं देता और वहां मौजूद सभी लोगों को मारना संभव नहीं है। जानवरों की लड़ाई प्रतियोगिता में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि राक्षस गोलियों का उपयोग निषिद्ध है, जो उचित सीमा के भीतर है। रक्तधारी सिंह को जीतने वाला योद्धा खड़ा हुआ और प्रसन्नता पूर्वक बोला कि इसे धोखाधड़ी नहीं माना जाएगा, क्योंकि राक्षसों द्वारा गोलियां इस्तेमाल करने के विरुद्ध कोई नियम नहीं है। युद्ध में कमजोर होने पर मनुष्य अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए अमृत का उपयोग कर सकते हैं, और यही बात राक्षसी जानवरों पर भी लागू होती है। दोनों पक्षों में अंतहीन बहस हुई। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अंततः उनकी नजर कार्तिक पर पड़ी, जो सबसे बड़ा हारने वाला था। इस मैच को हारने का मतलब न केवल जैन परिवार, जो एक शक्तिशाली समर्थक है, को खोना होगा, बल्कि जू लिंगक्स्यू के साथ सगाई भी टूट जाएगी। भाई, कुछ तो बोलो। रोहन चिंतित होकर इधर उधर घूम रहा था और कार्तिक से समाधान निकालने का आग्रह कर रहा था, लेकिन कार्तिक चुपचाप वहीं बैठा रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अखाड़ा पांचाल परिवार का था और जानवरों को काबू करने वाले भी पांचाल परिवार से ही थे। कार्तिक ने 2 मुकाबले जीते, जिससे पांचाल परिवार की बदनामी हुई। कोई जल्दी नहीं। कार्तिक ने अपनी आंखें खोलीं और शांति से कहा, फिर अपने आसपास के शोर को अनदेखा करते हुए उन्हें फिर से बंद कर लिया। रक्तधारी शेर उन्मत्त हो गया। उसके टूटे हुए खुरों को दर्द महसूस नहीं हो रहा था और वह लोहे के सेंटीपीड का पागलों की तरह पीछा करने लगा। रक्तधारी शेर के उन्मत्त हमलों का सामना करते हुए लौह सेंटीपीड दृढ़ता से दुबका रहा और हमले को सहन करता रहा। उसका शरीर पहले से ही खून से लथपथ था और उसके शरीर से बड़े बड़े शल्क गिर चुके थे, जिससे एक भयावह दृश्य बन गया था। मानसी का दिल गले में आ गया था। उसके मन में कई तरह की भावनाएं थीं। उसने अनगिनत बार कल्पना की थी कि एक दिन वह व्यक्ति अचानक बेहतर हो जाएगा और अगर वह साधना न भी कर पाए तो भी वह एक सामान्य व्यक्ति बनकर संतुष्ट रहेगी। छोटी उम्र से ही उसके माता पिता ने उसके मन में यह बात बिठा दी थी कि जन्म से ही वह कश्यप परिवार की सदस्य है। जब से उसे याद है, यह बात उसके मन में हमेशा से रही है। लड़ाई तेज हो गई। लोहित अपनी मुट्ठियां कसकर भींचकर बैठ गया। अगर वह यह लड़ाई जीत भी गया तो भी यह अपमानजनक होगा और पांचाल परिवार की हैसियत पहले से कहीं कम हो जाएगी। अखाड़े का व्यवसाय धीरे धीरे कम होता जाएगा और इसकी प्रतिष्ठा बहुत कम हो जाएगी। उसे फाड़ डालो, जाओ और अभी उसे फाड़ डालो। कपिल खड़ा हुआ और रक्त प्रतिरूपी शेर से आग्रह किया कि वह लोहे के सेंटीपीड को जल्दी से चीर डाले और लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करे। वह चाहता था कि वह कार्तिक को अभी थप्पड़ मार दे और बस जल्दी से मुकाबला खत्म करना चाहता था। पल पल समय बीतता गया और लोहे का सेंटीपीड मरा नहीं। हालांकि उसके शरीर में छेद हो गए थे, फिर भी वह अखाड़े में लौट-पोट हो सकता था, मौके की तलाश में। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 कप चाय पीने में लगने वाला समय। रक्तधारी सिंह की आभा धीरे धीरे कमजोर हो गई और राक्षसी अमृत की एक सख्त समय सीमा थी, जो अधिकतम 1 कप चाय बनाने में लगने वाले समय के बराबर थी। राक्षसी दानव गोली के बिना रक्तधारी सिंह जल्दी ही मुरझा गया। राक्षसी दानव गोली का असर यह था कि वह बहुत ही कम समय में रक्तधारी सिंह की सारी क्षमता खत्म कर देता। जब उसका असर खत्म हो जाता तो शरीर धीरे धीरे क्षीण होकर मर जाता। यह एक जुआ है। रक्तधारी शेर 1 कप चाय पीने के लिए लगने वाले समय में सबसे पहले लौह सेंटीपीड को मार देगा और जो भी सबसे आखिर में मरेगा वह विजेता होगा। रक्तधारी सिंह ने धीमी दहाड़ लगाई। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह अब और हिल नहीं पा रहा था। राक्षसी कोर बेतहाशा पलटवार कर रहा था। उसके आंतरिक अंग रक्त में बदल रहे थे और उसके मुंह के कोनों से खून की बड़ी बड़ी धारें बह रही थीं। पांचाल परिवार स्तब्ध रह गया।
एक कप चाय पीने में जितना समय लगता है उतने में ही उन्होंने दानवनाशक गोली निगल ली थी। फिर भी लोहे के सेंटीपीड को नहीं मार पाए। क्या हो रहा था? वे 100 साल से भी ज्यादा समय से राक्षसी जानवरों को वश में कर रहे थे और उन्हें पहले कभी इतनी अजीब चीज का सामना नहीं करना पड़ा था। किसी भी अप्रत्याशित जटिलता से बचने के लिए लोहे के सेंटीपीड ने अचानक अपने तीखे नुकीले दांत दिखाए, अपना शरीर फैलाया और एक रक्त बाण में परिवर्तित हो गया जो दुश्मन की ओर चला। इसे रोक! कठोर आवाज में लोकेश ने पांचाल परिवार के मुखिया की गरिमा की अवहेलना की और जानवरों को काबू करने वाले को मंच पर आने का आदेश दिया ताकि वह लौह सेंटीपीड को रक्तधारीदार शेर को मारने से रोक सके। बहुत धीमा, लोहे का सेंटीपीड पहले ही एक टूटते तारे में बदल चुका था। उसके तीखे पंजे रक्तधारी शेर का सिर फाड़ रहे थे। लावा की तरह लाल और सफेद पदार्थ पूरे अखाड़े में फैल गया। रक्तधारी सिंह गिर गया और लौह सेंटीपीड अखाड़े के किनारे पर लौट आया, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। इस पल पूरा अखाड़ा मौत के सन्नाटे में डूब गया। कोई कुछ नहीं बोला, बस तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। उनके सामने का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप उठी। ठंडी हवा का एक झोंका उनके सिर के ऊपर से गुजरा और वान झोरान कांप उठा। ठंड उसके पैरों के तलवों से होते हुए उसकी रीढ़ तक पहुंच गई और उसे पता भी नहीं चला कि उसकी पीठ पसीने से भीग गई। मास्टर प्रताप और सदानंद ने एक दूसरे को देखा। आज जो हुआ था वो सिर्फ वही जानते थे। कार्तिक कोई निकम्मा नहीं, बल्कि एक बेमिसाल प्रतिभाशाली इंसान था। पत्थरीकरण, पूरा कमरा सन्न रह गया। वे अवाक रह गए। भाई, हम जीत गए! रोहन ने कार्तिक की बांह पकड़ी और दहाड़ा। हम जीत गए! आखिरकार हम जीत गए! फिर वह बेतहाशा मेज के चारों ओर दौड़ा। वे जीत गए। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत खतरनाक थी। कार्तिक ने आंखें खोली, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वह एक अजनबी, उदासीन सा लग रहा था। भाई पांचाल, मैं खुशी से 100 आत्मा पत्थर स्वीकार करूंगा। हाथ में 100 आत्मा पत्थरों के साथ वह न केवल एक आत्मा एकत्रीकरण सरणी स्थापित कर सकता था, बल्कि आत्मा पत्थरों का उपयोग साधना करने के लिए भी कर सकता था। एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार सकता था और अपने भौतिक शरीर को शांत करने में लगने वाले समय को कम कर सकता था। जैन परिवार का संकट अभी भी अनसुलझा था और अपराधी अभी भी फरार था। इसलिए कार्तिक ने एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं ली। लोहित की कातिल निगाहें कार्तिक के शरीर पर पड़ी। अगर निगाहें जानलेवा होती तो कार्तिक अब तक 10,000 बार मर चुकी होती। युवा मास्टर कार्तिक, क्या आप फिर से जुआ खेलने की हिम्मत करते हैं? वान लोहित की उपस्थिति वान बुतोंग के जाने से पहले की उपस्थिति से काफी मिलती जुलती थी। वह पागलपन की स्थिति में था। लोहित, आज के लिए इतना ही काफी है। इससे पहले कि कार्तिक कुछ बोल पाते, लोकेश ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा कि आज की घटना बहुत अजीब है और जब तक वे इसका कारण नहीं समझ लेते, उन्हें जानवरों की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे और अधिक परेशानी में पड़ जाएंगे। एक चालाक बूढ़े लोमड़ी से जैसी उम्मीद की जाती है, वह अपने नुकसान को तुरंत कम करना जानता है। 10 लाख सोने के सिक्के गंवाना ज्यादा से ज्यादा एक छोटी सी हार है, लेकिन अगर वह लगातार हारता रहा तो वह दिवालिया हो जाएगा। लोहित अनिच्छा से वापस बैठ गया। उसने अपने पिता की बात न मानने की हिम्मत नहीं की। एक प्रबल हत्या की नीयत ने एक प्रचंड तूफान का रूप ले लिया जो सीधे कार्तिक की ओर बढ़ रहा था। मुझे माफ करना, आज अखाड़े में एक दुर्घटना हो गई है, इसलिए जानवरों की लड़ाई अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। जानवरों को वश में करने की प्रतियोगिता अब होगी। कौन सा प्रतिभाशाली खिलाड़ी इसमें भाग लेना चाहेगा? अखाड़े के प्रभारी वृद्ध व्यक्ति ने प्रतियोगिता की समाप्ति और दूसरे चरण के आरंभ की घोषणा की। पशु नियंत्रण प्रतियोगिता। पशुपालन प्रतियोगिताएं पशु लड़ाई से भिन्न होती हैं। मैं साइन अप कर रहा हूं। कपिल सबसे पहले खड़े हुए और जानवरों को वश में करने की प्रतियोगिता के लिए नामांकन कराया। एक के बाद एक 3 प्रमुख परिवारों के शिष्य खड़े हो गए, लेकिन जैन परिवार काफी देर तक चुप रहा। युवा मास्टर कार्तिक, क्या आप जानवरों को वश में करने की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे? चिंता न करें, मैं आपके प्रतिद्वंद्वी के रूप में एक
कमजोर राक्षस जानवर की व्यवस्था करूंगा। लोहित ने अपना शालीन व्यवहार वापस पा लिया है। वह 70 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स जो उस पर बकाया हैं, जुटाने का कोई रास्ता निकाल सकता है। पांचाल परिवार उन्हें खोने का जोखिम उठा सकता है। उत्तेजक, यह कार्तिक के खिलाफ एक स्पष्ट उकसावे की कार्रवाई है जो उसे जानवरों को वश में करने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मजबूर कर रही है। इंसानों और राक्षसी जानवरों के बीच युद्ध कौशल को निखारते हैं और इच्छा शक्ति को नियंत्रित करते हैं। राक्षसी जानवरों का दमनकारी आभा मंडल अनुभव प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा अच्छा अवसर दुर्लभ है। आमतौर पर जानवरों को वश में करने वाले अखाड़े के प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे सोने के सिक्के खर्च करने पड़ते थे। आज एक मुफ्त अवसर है और कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता। मंसी ने सावधान होकर उसकी नजरें कार्तिक पर गड़ा दी। अगर उसने हिम्मत दिखाई तो वह उसे लात मारकर मार डालेगी। जो कुछ हुआ उससे मैं अभी भी स्तब्ध हूं। क्या मैं मना कर सकता हूं? कार्तिक ने अपनी नाक को छुआ और तुरंत हार मान ली। सब जानते थे कि वो निकम्मा है। उसकी मेरिडियंस बंद हैं, वो एक्वायर्ड स्टेज पर अटका हुआ है और अब भी एक तरह का कचरा है। हा हा हा। चारों ओर से जोरदार ठहाके गूंज उठे। आखिरकार उन्हें उसका मजाक उड़ाने और अपनी इच्छानुसार उसका उपहास करने का बहाना मिल गया। जानवरों से लड़ने के लिए बल प्रयोग की जरूरत नहीं होती, लेकिन जानवरों को वश में करना अलग बात है। इसके लिए आपको खुद अखाड़े में उतरना होगा, राक्षसों द्वारा लाए गए अत्याचारों को सहना होगा और उन्हें वश में करने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल करना होगा। यदि युवा मास्टर कार्तिक सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं कि आप डरते हैं और स्वीकार करते हैं कि आप कायर हैं और जानवरों को प्रशिक्षित करने में भाग लेने की हिम्मत नहीं करते हैं, तो ऐसा दिखावा करें कि उसने कुछ नहीं कहा। लोहित ने ठंडे स्वर में कहा कि कार्तिक को सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करवाना कि वह कायर और डरपोक है, अपने चेहरे पर खुद को थप्पड़ मारने के समान है। और उसके बाद कांगड़ा शहर में रहने का उसका चेहरा कैसा होगा? जैन परिवार की हैसियत भी गिर जाएगी। वह जैन परिवार का दामाद है। उसका मजाक उड़ाना जैन परिवार का मजाक उड़ाने के बराबर है। यह सही है जब तक आप मानते हैं कि आप डरे हुए हैं, आप कायर हैं और हम इस मामले को जाने देंगे। कपिल ने भी यही कहा और पांचाल परिवार के अन्य शिष्यों ने भी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की। उनके बदसूरत चेहरे कार्तिक के सामने उजागर हो गए। मानसी ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतने आक्रामक होंगे। यह बहुत ज्यादा था। जैसे ही वह बोलने वाली थी, कार्तिक ने उसे दबाते हुए शांत होने को कहा। ऐसा लगता है कि मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं है। कार्तिक के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे पढ़ना मुश्किल था। जानवरों से लड़ने के लिए उसे मंच पर आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जानवरों को वश में करना अलग बात थी। वह अखाड़े में अपनी जान गंवा सकता था और यह कोई मजाक नहीं था। जैन परिवार के दामाद के रूप में क्या आपके लिए इस अवसर से पीछे हटना उचित है? भीड़ में कई लोगों ने कहा कि जैन परिवार 4 महान परिवारों में से एक था और अगर उनमें इतना साहस भी नहीं था तो वे जैन परिवार के दामाद बनने के लायक नहीं थे। अंतहीन उपहास मानो सागर की तरह भारी था। कार्तिक बीच में था और जरा सी भी गड़बड़ी उसे निगल जाती। कायर, अगर तूने भाग लेने की हिम्मत नहीं की तो यहां से निकल जा। अब से जैन परिवार में छिप जा और फिर कभी बाहर मत आना, ताकि शर्मिंदा न होना पड़े। सॉफ्टी को शायद दुल्हन के कमरे से बाहर निकाल दिया गया होगा, क्योंकि उसकी शादी की रात उसकी चीजें ठीक से काम नहीं कर रही थीं। यहां से चले जाओ, यहां से बहुत दूर चले जाओ। पांचाल और त्रिवेदी परिवारों के कई शिष्यों के बीच बातचीत शुरू होते ही मानसी का चेहरा और भी गंभीर होता गया। उसने कई बार बोलने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक ने उसे एक नजर से रोक दिया। ऐसे में अगर वह बोलती तो और भी लोग उसका मजाक उड़ाते, और भी ज्यादा कटु शब्द उसका इंतजार कर रहे थे। वह स्वर्ग की एक गौरवशाली बेटी थी। वह सड़क के गुंडों के झुंड से कैसे बहस और लड़ाई कर सकती थी?